हाय एवरीवन, मैं राशि शुक्ला हूँ और मैं आज सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम से केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो अम्ल, क्षारक और लवण में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा अम्ल। अम्ल में हम अम्ल पढ़ेंगे, उसकी डिफिनीशन, उसके एग्जाम्पल्स, उसके बाद उसके उपयोग, उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सब पढ़ेंगे। फिर धातु और आधात्विक से अभिक्रिया ये पढ़ेंगे। क्षार में भी हम यही सब पढ़ेंगे। सूचक में प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, सार्वत्रिक सूचक, ये सब पढ़ेंगे। फिर उदासीनीकरण पढ़ेंगे। पीएच पैमाना पढ़ेंगे, जिसमें हम पीएच पैमाना पढ़ेंगे और पीएच कहते किसे हैं ये भी पढ़ेंगे, और सूत्र से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एक दो। पीएच परास पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा कैसे बनता है ये पढ़ेंगे, उनके उपयोग पढ़ेंगे, उनके गुण पढ़ेंगे। उसके बाद धावन सोडा पढ़ेंगे, कैसे बनता है, इनके उपयोग पढ़ेंगे, इनके गुण पढ़ेंगे। फिर विरंजक चूर्ण भी पढ़ेंगे, कैसे बनता है, उसके बाद इसके गुण पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। और पीओपी भी पढ़ेंगे। पीओपी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, ठीक है। अम्ल के बारे में जानेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि हमारा जो अम्ल है वो होता क्या है। तो अम्ल हमारा वो होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल हमारा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। अब हम अम्ल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या होगा, HCl और H2SO4, ये हो गया हमारा अम्ल। तो हमारा अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में H+ का आयन देते हैं। इसके उदाहरण हो गए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये हमारे अम्ल हो गए। अब अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या हैं। ये लगभग जल में विलय होते हैं। अम्ल जो होता है, कोई कोई चीज़ें जो होती हैं अम्ल की, वो जल में विलय होती हैं। अम्ल क्या चीज़ है, अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है। तो हम ले लेते हैं सिरका। तो सिरका जो है हमारा वो खट्टा होता है, और अगर हम सिरके को पानी में डालेंगे तो वो जल में विलय होगा ना, तो इसीलिए कहा गया है कि लगभग जल में विलय। ऐसी कोई कोई खट्टी चीज़ है जो जल में विलय हो जाती है, तो उसको कहेंगे जो जल में विलय होता है। अम्ल जो है वो लगभग जल में विलय होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी हमारे अम्ल के भौतिक गुण हैं।
उसके बाद अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब एक बार हम ट्राई करते हैं कि हाइड्रोजन गैस सच में अगर धातु से क्रिया करेगा तो मुक्त करेगा। तो एक बार देख लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखते हैं। धातु से क्रिया, यहाँ हमने लिख दिया है धातु से क्रिया। अब हम कोई भी धातु ले लेते हैं। हम धातु ले रहे हैं Na और हमारा ये तो अम्ल हो जाएगा HCl। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2Na और 2HCl। बैलेंस करने के लिए भी बैलेंस भी करना पड़ता है, तो बैलेंस करने के लिए हम आगे 2 लगा दिए। अब हम जब इसका वो करेंगे तो हमारा बनेगा, ये हमारा प्लस में होता है, H भी हमारा हाइड्रोजन हमेशा प्लस में होता है और क्लोरीन माइनस में है। तो इस माइनस वाले की क्रिया प्लस वाले के साथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा क्लोरीन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे Na हमारा Na भी 2 है। तो हम आगे लिख सकते हैं 2Na। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं 2 NaCl तो हमारा बाकी बचा क्या, तो हमारा जो बाकी है वो बच गया H2। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो भाई ये बात तो सही है कि अगर किसी अम्ल की क्रिया धातु से कराएंगे, अगर किसी अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होती है। ठीक है, अब एक और हम देख लेते हैं, धातु से क्रिया। ठीक है, एक हम ले लेंगे और Zn ले लेना है। ठीक है, Zn नहीं, Mg ले रहे हैं, Mg प्लस HCl। यहाँ पे 2 Mg 2 HCl, तो हमारा Cl माइनस H प्लस और Mg भी प्लस होगा। तो इस प्लस वाले की क्रिया माइनस वाले के साथ, मतलब Mg की क्रिया Cl से कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम भी 2 है और हमारा हाइड्रोजन भी 2 है। तो इसीलिए हम लिखेंगे 2MgCl। अगर हम आगे 2 लिख देते हैं तो इसका मतलब Mg भी 2 है और Cl भी 2 है। तो मेरा बाकी बचा के H2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे H2 मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। तो ये भी हमारा धातु है। तो ये बात सही है कि अगर अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। हाँ, हम Zn का कर रहे थे, उसका भी एक बार देख लेते हैं कि Zn का एक और देख लेते हैं धातु से क्रिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Zn प्लस H2SO4 से कराते हैं। दो था एग्जाम्पल ना, HCl और H2SO4। तो इससे कराएंगे तो हमारा ये प्लस, ये भी प्लस और ये हमारा माइनस। तो इस प्लस वाले की क्रिया इस माइनस वाले के साथ करा देंगे तो हमारा हो जाएगा ZnSO4। ZnSO4 हो गया तो हमारा बाकी H2 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे H2 और अगर H2 लिखे तो हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो ये बात तो सही एकदम 100% सही है कि अगर धातु की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। अब हम धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अगर अम्ल से कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, हम अब देखते हैं धात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं। धात्विक ऑक्साइड के लिए हम क्या ले लेंगे, मतलब डिफिनीशन में तो कहा गया है कि अगर धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। अगर धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो
हमें जल का निर्माण होगा। अब हम एक बार देख लेते हैं, धात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं। धातु वाला हो जाएगा Zn और ऑक्साइड लिखा है तो O, ZnO प्लस अम्ल ले लेते हैं H2SO4। और अगर हमें तो हम देख लेते हैं एक बार, तो हमारा जो H2 होगा वो प्लस में होगा, SO हमारा माइनस में और Z हमारा प्लस में और O हमारा माइनस में। तो इस प्लस वाले की क्रिया इस माइनस वाले से करा लेंगे, मतलब Zn की क्रिया SO4 से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा ZnSO4 और प्लस का हमारे पास बचा क्या है, इधर का O बचा, इधर का H2 बचा, तो हम लोग लिख देंगे H2O। चल, तो मतलब ये बात भी सही है कि अगर धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो जल का निर्माण होगा। ठीक है, अब हमारा अम्ल खत्म हुआ। अब हम क्षार के बारे में जानेंगे कि क्षार किसे कहते हैं और क्षार होता क्या है। इसकी भी क्रिया हम लोग कराएंगे, धातु से कराएंगे, धात्विक ऑक्साइड से भी कराएंगे। उसके बाद समझेंगे भी इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब भी समझेंगे। तो हम लोग ऐसे ही बिना लिखे, मतलब मैं ऐसे ही समझा दे रही हूँ। क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में OH माइनस आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में OH माइनस आयन देते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है NaOH और KOH, क्षार का ये है। और हमारे जो क्षार के भौतिक गुण होंगे वो होगा कि क्षार जल में पूर्णतः विलय है। ठीक है, क्षार जो है वो जल में पूर्णतः विलय है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और अगर क्षार भी धातु से क्रिया कराएगा तो वो भी H2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, और इसके क्षार के रासायनिक जो गुण हैं वो ये है कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और अम्ल के जो रासायनिक गुण है वो है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इतना बड़ा होता है लिटमस पेपर, हमारे स्कूल में कराया गया है प्रैक्टिकल। तो अगर हम अम्ल जो है होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, तो अगर आम का कच्चा आम उसका छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और उसको अगर नीला जो लिटमस पेपर है हमारा उस पर अगर हम रगड़ेंगे तो वो लाल हो जाएगा। अम्ल होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है, इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्षार का जब हम धातु से क्रिया कराते हैं तो वो भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसका उदाहरण है धातु से क्रिया हो रहा है। ठीक है, धातु से क्रिया, हाँ, 2NaOH प्लस Zn। तो हमारा हो जाएगा Na2ZnO2। ठीक है, देखो हमारा जिंक अकेले है तो अकेले लिख दिया, Na2 है तो यहाँ पे Na2 लिख दिए और ऑक्सीजन भी हमारा 2 है तो 2 लिख दिए। बाकी हमारा बचा क्या, H और H में भी 2 है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे H2, मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। तो इसका मतलब इधर भी सही है कि अगर क्षार की भी धातु से क्रिया कराएंगे तो वो भी हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करेगी। और इधर, ठीक है, और अब धात्विक ऑक्साइड क्या होता है क्षार का, अगर धात्विक ऑक्साइड की क्रिया क्षार से कराएंगे तो भी हमारे जल का निर्माण ही होगा, अगर क्षार की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से कराएंगे।
है, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। तो ये कह रहा है कि जब क्षार की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से कराएंगे तो जल का निर्माण होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या सच में होता है जल का निर्माण। तो हम ले लेते हैं 2NaOH और हमारा धात्विक ऑक्साइड CO2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। कैसे, देखो यहाँ पे जो हमारा CO2 ऑलरेडी है, यहाँ से हम एक O लेंगे क्योंकि यहाँ पे दो O है, तो इसीलिए यहाँ से एक O लेंगे तो हमारा यहाँ पे CO3 हो जाएगा। यहाँ पे Na हमारा ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे Na2। अब यहाँ से हमारा एक ही बचा क्योंकि यहाँ पे 2 था और इसको एक की और ज़रूरत थी तो हमने इसको एक और दे दिया, तो हमारे पास एक ही बचा। तो इसीलिए यहाँ पे एक जब हमारे पास बचा और हमारा हाइड्रोजन 2 था तो हमने H2O बना दिया जल, ठीक है। ठीक, अब धात्विक ऑक्साइड से भी क्रिया हो गई है। तो अब बस एक बार फिर से समझ लेते हैं अम्ल और क्षार, ठीक है। तो अम्ल हमारा क्या होता है, देखो एक बार रिवीजन हो जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन देते हैं अम्ल। और क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में OH- आयन देते हैं। अम्ल के भौतिक गुण क्या हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल जल में लगभग विलीय होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और क्षार का भौतिक गुण क्या है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार जल में पूर्णतः विलीय होते हैं और क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण क्या है कि जब अम्ल की क्रिया मतलब अम्ल की जब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये हमारे अम्ल के रासायनिक गुण हैं। और क्षार के रासायनिक गुण अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। ये हमारा अम्ल और क्षार था। और धात्विक और धातु से क्रिया हमने दोनों अम्ल और क्षार दोनों के बोर्ड पे अच्छे से समझा दिए थे, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पीएच पैमाना। तो देखते हैं हमारा पीएच पैमाना होता क्या है। इसी में हम पढ़ेंगे कि पीएच कहते किसे हैं, पीएच होता क्या है, ठीक है, इसी में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जानो कि पीएच का फुल नेम क्या है। फुल नेम, पूरा नाम है फ्यूजन्स ऑफ हाइड्रोजन, फ्यूजन्स ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का हमारा पूरा नाम होता है फ्यूजन्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारा पीएच का पूरा नाम होता है। और पीएच हम जानेंगे कि मतलब पीएच पैमाना क्या होता है और किस वैज्ञानिक ने ये दिया था। तो सारेंसर नामक एक वैज्ञानिक थे। तो कहा गया है कि सारेंसर के अनुसार जलीय विलयन में H+ आयन सांद्रण में ऋणात्मक लघु गुणक को ही पीएच पैमाना कहा गया है। क्या, एक बार फिर से कहते हैं। सारेंसर के अनुसार जलीय विलयन में H+ आयन के सांद्रण में ऋणात्मक लघु गुणक को ही पीएच पैमाना कहा गया है। और पीएच का पूरा नाम फ्यूजन्स ऑफ हाइड्रोजन होता है।
एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि पीएच क्या होता है, पीएच कहते किसे हैं। ठीक है, तो जो हमारा पीएच होता है, पीएच किसे कहते हैं, तो पीएच जो हमारा होता है वो होता है कि मतलब हाइड्रोजन आयन की मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, मोल देखो, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर के सांद्रण में ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। और हमारा जो इसका सूत्र होता है पीएच का, वो होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है पीएच का। कभी कभी इसके क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, कभी कभी मतलब जरूरी है। तो अब हम एक बार इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें एक सेकेंड, हाँ, मान लेते किसी विलयन का पीएच मान 3 हमें दिया है, पीएच मान हमें 3 दिया है, विलयन का पीएच मान 3 है। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, सांद्रण ज्ञात कीजिए। मतलब कि पीएच हमें 3 दिया है और हमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात करना है, मतलब कि H+ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें ये नहीं दिया, इसको हमें निकालना है, तो हम ऐसे निकालेंगे। देखो ये बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे, पीएच इसका मान हमें 3 दिया है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद 3 लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे मोल प्रति लीटर। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बस समझ में आया ना, बहुत ही आसान था। अब हमारा जो इसी बेस पे लगेगा। कभी कभी अभी तो हमें पीएच का मान दिया था 3, और कभी हमें हाइड्रोजन आयन का मान दे देगा। जब हमें हाइड्रोजन आयन का मान देगा तब हमें ये निकालना रहेगा, पीएच निकालना रहेगा जब हमें हाइड्रोजन आयन का मान दिया रहेगा, और जब हमें पीएच दिया रहेगा तो हमें हाइड्रोजन आयन का मान निकालना रहेगा। ठीक है, तो अब ऐसा देखते हैं क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें हमें हाइड्रोजन आयन का मान दिया हो और पीएच हमें निकालना हो। तो ऐसा है मेरे पास एक प्रश्न। मान लेते हैं एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, का जो सांद्रण है वो 10⁻⁹, मतलब ये हमें दिया है, उसका हमें पीएच मान निकालना है। कहने का मतलब कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁹ है। विलयन का पीएच मान ज्ञात करो, विलयन अम्लीय है या क्षारीय ये भी बताइए। ठीक है, तो ठीक है बताते हैं। तो हमें इतना दिया है 10⁻⁹, तो हम यहाँ लिख देंगे 10⁻⁹। यहाँ भी हमारा 10⁻⁻ पीएच रहेगा। ठीक है, दिख रहा है ना। उसके बाद 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे हमारा -9 बराबर -पीएच बचेगा। तो हम यहाँ से माइनस को माइनस से काट देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पीएच बराबर 9 आंसर। ठीक है, बस अब हम एक चीज देखेंगे कि उसने पूछा विलयन अम्लीय है या क्षारीय। याद रखे रहना, इसका आंसर 9 है और ये आएगा क्षारीय। लेकिन बताते हैं, हमको अगर एक चीज याद होगा तभी हम जान पाएंगे विलयन अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है। अभी तो यहाँ पे ये क्षारीय है, लेकिन एक चीज बताएंगे जिससे आप सभी जाने लगेंगे कि कैसे है क्षारीय। रुकिए, इतना सब समझ में आ गया ना अच्छे से? हाँ ठीक है, बस
एक हमारा ऐसे लाइन रहेगा, ठीक है। ठीक है, एक हम ऐसे लाइन लेंगे और उसमें 1 से 14 तक पूरा नंबर लिखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि 1 से लेके 6 तक पूरा अम्लीय होता है, 1 से 6 तक अम्लीय होगा, ठीक है। और ये जो हमारा 7 नंबर है ये उदासीन होगा। उदासीन होगा, ठीक है। और ये 8 से 14 तक हमारा क्षार होगा। देखो अब हमारा आंसर आया था pH बराबर 9, तो हमारा 9 नंबर किस में आ रहा है, अम्ल में, उदासीन में कि क्षार में? हमारा क्षार में आ रहा है, तो इसीलिए क्षार होगा, ठीक है, इसीलिए क्षार होगा। ये क्षार होगा हमारा। अब हम देखते हैं, एक बार ऐसे लिख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इतना अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद इसमें होगा 1 से 6 तक होगा H+ आयन की वृद्धि, और इसमें 8 से 14 तक होगा H+ आयन की कमी। अब यहाँ कमी क्यों होगी और यहाँ वृद्धि क्यों होगी? तो हमने शुरू में जब हम अम्ल का डिफिनीशन बता रहे थे तभी बोले थे कि हमेशा अम्ल रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन देता है, देगा तो मतलब बढ़ेगा। अगर हमारे पास 1 रुपया है, हमें मम्मी 1 रुपया दी, पापा 1 रुपया दे, तो हमारा बढ़ ही तो रहा है, घटेगा नहीं ना। और हम क्षार में बताए थे कि OH- आयन देगा। तो अगर हमारे पास 5 रुपया है तो मम्मी बोली मुझे दे दो 1 रुपया, पापा बोले मुझे दे दो, मैं दोनों लोग को दे दी, तो हमारा पैसा घटा ही तो वही है, ठीक है, H+ आयन की कमी। अब देखते हैं, अब हमें एक चीज़ और, जिससे आपको अगर आप इतना याद रखेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि कितने नंबर पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें पूछ लिया कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप ये याद कर लेंगे, ये आप याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मतलब कि अगर हमारा 7 से छोटा रहेगा, 1 से 6 तक रहेगा तो अम्लीय, और अगर हमारा pH मान 7 होगा तो उदासीन होगा। अगर हमारा pH मान 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11, 12 ये होगा तो क्षार होगा, ठीक है। हाँ, इतना आ गया। अब आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विलयन उदासीनीय है, क्षारीय है, अम्लीय है, तो आप अच्छे से बता ले जाओगे। अब हमारा अगला टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन तो हम जान गए कि 7 में हमारा उदासीन होता है, पर अब हम जानेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारी होती क्या है।
तो उदासीन हमारा क्या होता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो जल तथा लवण का निर्माण होता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीन भी लवण ही होता है। उदासीन जो है वो कुछ लवण ही होता है। तो उदासीन क्या है, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो जल तथा लवण का निर्माण होता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब एक हम ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या सच में अम्ल और क्षार की क्रिया करने से लवण और जल का निर्माण होता है। देखिए लवण हमारा होता है जैसे नमकीन टाइप, नमक, ठीक है। तो देखते हैं लवण, हाँ मतलब ले लेते हैं हम NaOH, क्षार ले लेते हैं और अम्ल ले लेते हैं HCl। तो इसकी क्रिया देखते हैं, हाँ सही बात है, ये प्लस में होगा, OH माइनस में होगा, क्षार में OH आया था तो माइनस में ही तो था, और H इधर प्लस में होगा और Cl माइनस में होगा, ठीक है। तो Na की क्रिया हम Cl से कराएंगे, मतलब प्लस वाले की क्रिया प्लस वाले, हमेशा यही देखना है कि कभी प्लस और प्लस की क्रिया नहीं कराना है या कभी माइनस और माइनस की क्रिया नहीं कराना है। हमेशा अगर हम प्लस की क्रिया माइनस वाले से कराएंगे तो हमारा अभिक्रिया सही होगा। तो माइनस वाले की क्रिया प्लस वाले से कराएंगे और ये प्लस वाले की क्रिया माइनस वाले से कराएंगे। तो जब हम Na की क्रिया Cl से कराएंगे तो हमारा नमक तैयार हो जाएगा, मतलब लवण बन जाएगा, NaCl हमारा लवण है। NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे OH है, तो H दो हो गया और एक O, तो H2O। ठीक है। अम्ल, अब फिर से देख लेते हैं, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, इसी क्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक भी खत्म हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक है सूचक। क्या है सूचक? सूचक कहते किसे हैं ये देखते हैं। सूचक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब की बार 2026 के बोर्ड पेपर में सूचक आया था। हमारा पेपर था 2026 में और 2026 के कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में सूचक आया था। अच्छा एक बार पेपर देख लीजिएगा, आया था, ठीक है। अब देखते हैं कि सूचक क्या होता है। सूचक क्या होता है? सूचक वे पदार्थ होते हैं जिसका अम्लीय माध्यम में लवण और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग होता है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिसका अम्लीय माध्यम में लवण और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग होता है। देखते हैं, ठीक है। सूचक वे पदार्थ होते हैं
अलग अलग रंग होता है सूचक कहलाता है। और इतना तो हमारा सूचक हो गया। और अगर कोई पूछ लेता है कि अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, तो जो अम्ल और क्षार का परीक्षण करेंगे उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहेंगे। ठीक है, अब सूचक एक बार फिर से देख लेते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिसका अम्लीय माध्यम में लवण क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग होता है, सूचक कहलाता है। और अगर हम देखेंगे कि सूचक मतलब अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, तो वे सूचक जो अम्ल और क्षार का परीक्षण करते हैं अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग, जैसे लिटमस हो गया और एक मिथिला रेंज। ठीक है, लिटमस और मिथिला रेंज। लिटमस और मिथिला रेंज ये हमारे होते हैं सूचक। अब सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति सूचक, एक मानव निर्मित सूचक। तो प्रकृति सूचक वे सूचक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब प्राकृतिक एक होता है प्राकृतिक सूचक और एक होता है कृत्रिम सूचक, मतलब कृत्रिम सूचक को मानव निर्मित भी कहते हैं। तो प्राकृतिक सूचक जो होता है वो प्राकृतिक सूचक या होता है जो प्रकृति में पाया जाता है। जो प्रकृति में पाया जाएगा उसे प्राकृतिक सूचक कहेंगे, जैसे कि हल्दी हो गया और हल्दी और फूलों की पत्तियां। ठीक है, ये सब हमारा प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। और मानव निर्मित सूचक, जैसे ये सब जल्दी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। उसके बाद फिर आएगा मानव निर्मित में होगा, जैसे मानव निर्मित में क्या होगा, जो मानव द्वारा होता है, जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे मानव निर्मित कहते हैं। और जो प्रयोगशाला में केमिस्ट्री के अनुसार अगर इसका डिफिनेशन देखें तो जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे ही संश्लेषित या कृत्रिम या मानव निर्मित सूचक कहते हैं। ठीक है, अब हमारा पीएच परास आएगा। ठीक है, अगली हेडिंग अभी हमारा गंधीय सूचक है और सार्वत्रिक सूचक है। ये दो सूचक हो जाए उसके बाद हमारा पीएच परास आएगा। तो हमारा अगला है क्या, गंधीय सूचक। सूचक हमारा हो गया प्राकृतिक सूचक, मानव निर्मित सूचक, और अब हमारा आएगा गंधीय सूचक। ऐसी सूचक जो एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न करे उसे गंधीय सूचक कहते हैं। और जो किसी भी वस्तु के खराब होने की सूचना देती है उसे भी गंधीय। ऐसा सूचक जो एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न करे और किसी भी चीज को खराब जब कोई चीज होता है तो उसकी गंध दे, उसे ही गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज के टुकड़े खराब हो जाते हैं तो अजीब गंध आती है, और हमारी ले लेते हैं सब्जी खराब हो जाती है तो अजीब गंध आती है, और क्या, हाँ, खराब सब्जी। ठीक है, यही था हमारा गंधीय सूचक। ठीक है, अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी सार्वत्रिक सूचक, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब एक पेपर में तो नहीं आता आपकी बार, और वो उसमें मॉडल पेपर मतलब उसमें भी हमने देखा था अनसॉल्व में, तो उसमें भी नहीं पूछा गया था, लेकिन हाँ ये जरूरी होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में। सार्वत्रिक सूचक ऐसी सूचक जो विभिन्न सूचकों को मिलाकर बनते हैं, जो भिन्न भिन्न पीएच मान पर भिन्न भिन्न रंग होते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहलाते हैं। ऐसी सूचक जो विभिन्न सूचकों को मिलाकर बनते हैं उन्हें सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, और जो भिन्न भिन्न पीएच मान पर भिन्न भिन्न रंग देते हैं। अभी हम ले लेते हैं, एक बार देखते हैं कि देखो, अगर हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा पीएच मान, और ये हमारा हो जाएगा रंग, ठीक है, कलर। तो लाल रंग का पीएच मान हम लोग देखेंगे, ठीक है, लाल का देखेंगे, नारंगी का देखेंगे, पीला का देखेंगे, जो नींबू जैसा पीला होता है उसका देखेंगे, और हरा पीला का देखेंगे। कई तरह का पीला होता है, तो इसीलिए इसमें दर्शा दिया गया है कि नींबू की तरह पीला जो होता है, जो नींबू की तरह पीला होगा ये उसकी बात है, और ये नॉर्मल पीले की बात है जो अदर पीला है, हरा पीला, ठीक है। और यहाँ पे पीएच मान, तो हमारा जो लाल का पीएच मान होता है वो 4 होता है, वो 4 होता है। नारंगी का हमारे 5 होता है, पीला का 6 होगा, और हरा का 7 होगा, ठीक है। लाल का हमारा जो पीएच मान होगा वो 4 होगा, नारंगी का 5 होगा, पीला नींबू के जैसे जो पीला कलर होता है उसका 6 होगा, हरा पीला का 7 होगा। और हमारा सार्वत्रिक सूचक का डिफिनीशन क्या था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। था ऐसी सूचक जो विभिन्न सूचकों से मिलकर बना होता है, उसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। जो भिन्न भिन्न पीएच मान पर भिन्न भिन्न रंग देता है उसे सार्वत्रिक सूचक कहा जाता है। अगर पेपर में सार्वत्रिक सूचक पूछा जाता है उसके आप डिफिनेशन लिखेंगे और ये भी लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा उस पर। ठीक है, अब हमारा आएगा पीएच परास। पीएच पर परास, पीएच पर परास हमारा होता क्या है। जब कोई सूचक अपने शुद्ध रंग से दूसरे शुद्ध रंग में परिवर्तित होता है उसे पीएच परास कहलाते हैं। तो वह विलयन पीएच परास कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने मिलता। जब कोई सूचक अपने शुद्ध रंग से दूसरे शुद्ध रंग में परिवर्तित हो जाता है तो यह विलयन पीएच परास कहलाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मतलब खाने का सोडा। खाने का सोडा, ठीक है। इसका जो अणुसूत्र होता है और इसका और क्या रासायनिक नाम,
होता है NaH, इसका अणुसूत्र होगा NaHCO3, NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। और जब ये बेकिंग सोडा, धामन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये 3 है जो हमारे चैप्टर 2 में बहुत ज़रूरी है, और इन तीनों में से एक ज़रूर आता है हमारे बोर्ड पेपर में। लगभग मैंने हर साल देखा है, एक आध साल छोड़ गया, मैं अनसॉल्व में देखी थी, तो लगभग आता रहता है। अब की बार 2026 में भी आया था एक। ठीक है, तो हम इसको याद कर लिए, ये हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। और ये क्या मतलब इसकी जो बनाने की विधि है वो क्या है ये देखेंगे। ठीक है, क्या है बेकिंग सोडा, तो देखते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। तो इसमें कहा गया है जब सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, जब NaCl की क्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब H2O तथा CO2 की उपस्थिति में अमोनिया NH3 से कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण, इसको चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं क्या बोला, जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया H2O मतलब जल तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया NH3 से कराते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त मिलता है। तो यहाँ पे NH4 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे NH3 है, हमारा जो अमोनिया है वो 3 है, और यहाँ से हम एक H और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ये H तोड़ेंगे तो एक H प्लस एक H माइनस। ठीक, तो यहाँ से एक H हम ले लेंगे और NH4 हो जाएगा, NH4, और यहाँ से हम Cl ले लेंगे, Cl हमारा माइनस में, हम ये ले लेंगे Cl। ठीक है, NH4Cl, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, ये NH ये ले लिया, एक यहाँ से ले लिए हम, एक यहाँ से ले लिए और एक यहाँ से ले लिए। ठीक है, तो अब हमारा बचा क्या, अब हमारा क्या बचा है, CO बचा है, CO2 और एक O बचा है, एक H बचा है, Na बचा है। तो हम क्या लिखेंगे, NaHCO3। यहाँ पे CO2 था, एक O मिला, CO3 बन गया। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एक बचा था, एक हमने इसको दे दिया था तो एक हाइड्रोजन हो गया, और हमारा Na एक बचा था, एक लिख दिए। तो ये हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3। तो हमें यही तो मिला, तो यही कह रहा था। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमारे बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस बनाने की विधि है जब NaCl सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल तथा जल H2O कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति में NH3 अमोनिया, NH3 को कहते हैं अमोनिया की से कराते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके गुण। अब हम पढ़ेंगे बेकिंग पाउडर के गुण।
इतना अच्छे से समझ में आया। लेंगे बेकिंग पाउडर, के गुण। बेकिंग पाउडर के गुण हमारे क्या क्या हैं, देखते हैं क्या क्या गुण हैं इसमें। तो यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्पविलेय होता है। हमारा बेकिंग पाउडर एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्पविलेय होता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। कहने का मतलब ये थोड़ा खट्टा होता है स्वाद में। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसको गर्म करने पर यह अपने अवयवों में टूट जाता है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो यह अपने अवयव में अलग अलग होकर अलग अलग होना मतलब टूट जाता है। NH3 की क्रिया तनु अम्ल से कराते हैं तब लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसमें भी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया तनु अम्ल से कराएंगे, तनु अम्ल से कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। अब देखते हैं सच में लवण तथा जल का निर्माण होगा। बेकिंग सोडा का मतलब इसका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की क्रिया किसे कराएंगे, तनु अम्ल से कराएंगे, मतलब 2HCl नहीं केवल HCl से कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो लवण तथा जल का निर्माण होगा। तो सही है, होगा लवण तथा जल का निर्माण। हाँ, तो देखते हैं ये हमारा Na+ में, ये हमारा H+, CO3 है तो हमारा ये होगा माइनस में, H हमारा प्लस में, Cl हमारा माइनस में। तो इस प्लस वाले की क्रिया इसके साथ करेंगे तो हमें NaCl प्राप्त हो गया, ठीक है। और प्लस में हमारा एक H यहाँ बच रहा है और एक H यहाँ बच रहा है और यहाँ से अगर हम तोड़ेंगे तो O2 और O, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो एक O हमने ले रहे हैं इसके साथ, तो हमारा हो जाएगा H2O। बाकी मेरा बचेगा, यहाँ पे CO3 था तो हमने एक O ले लिया तो 2 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा CO2, ठीक है, इतना हमारा बनेगा। तो ये बात तो सही है, जल तथा लवण का निर्माण होगा तनु अम्ल से क्रिया कराने पर। अब हम इसके उपयोग देखेंगे। बेकिंग पाउडर के उपयोग, बेकिंग पाउडर की क्या क्या, ये दूध को खट्टा होने से बचाता है। अगर हमारा कल शाम का दूध है और हमें आज शाम तक बचाना है उसको गर्मी में, तो अगर हम बेकिंग पाउडर उसमें डाल के थोड़ा सा मिला देंगे तो हमारा दूध वैसे का वैसा ही रहेगा। तो मतलब इसको दूध फटने से या खट्टा होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए ये एक औषधि भी मानी जाती है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। और शीतल पेयजल, सोडा जल, मतलब कि अगर कहीं कहीं बाहर शहरों में ये NaCO3 हमारे जल में मिलाया जाता है ताकि इससे कीटाणुनाशक जल, मतलब कीटाणु उसमें नहीं रहेंगे NaCO3 मिलाने पर, ठीक है। इसका एक उपयोग ये हो गया, कीटाणुनाशक होते हैं। फिर अग्निशामक यंत्र बनाने के लिए, अग्निशामक अगर कोई यंत्र बनता है तो उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। अब अगला है हमारा धामन सोडा। ये तीनों अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि जरूर इसमें से कोई ना कोई आएगा आपके बोर्ड पेपर में। इसका अणुसूत्र और क्या रासायनिक नाम।
धामन सोडा का अणुसूत्र और रासायनिक नाम क्या होगा। देखो हमारा बेकिंग सोडा, धामन सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, ये तीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये तीनों अगर हम जितना अच्छे से पढ़ेंगे ना तो मतलब आते हैं 4 नंबर के, 6 नंबर के ऐसे ही आएंगे, क्योंकि ये लेंदी होते हैं। और अगर पेपर में आ जाता है तो इसको बनाने की विधि, साथ में रिएक्शन, इसका उपयोग, इसके गुण सब अच्छे से लिखेंगे तो हमें फुल में फुल नंबर मिलेगा। और गारंटी है 100% की इन तीनों में से एक जरूर आएगा आपके बोर्ड पेपर में, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि लगभग मैंने देखा अंदाज में हर साल आया था, हर एग्ज़ाम में आया है, हर बार एग्ज़ाम में आया है। तो इसीलिए तीनों बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और हाँ, ये जो इसका ये अणुसूत्र होगा, इसका रासायनिक नाम होगा, ये जो आपके 20 विकल्प आते हैं इसमें भी पूछा जा सकता है कि धामन सोडा का अणुसूत्र क्या होगा, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होगा, व्यंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होगा, या पूछ लेगा इन सब का रासायनिक नाम क्या होगा। ये सब MCQ में पूछे जा सकते हैं, तो अगर याद नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा। तो अणुसूत्र, धामन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या डेका ना, हाँ डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका अणुसूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसकी जो बनाने की विधि है वो जानते हैं, लेकिन ये दोनों याद रखना सबका, बेकिंग का भी मतलब कि बेकिंग पाउडर का भी, धामन सोडा का भी, और इसका क्या होता है व्यंजक चूर्ण का भी, ठीक है। ये तीनों बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि MCQ में पूछा जाएगा। और आपका MCQ 20 MCQ आता है 20 नंबर का, अगर 20 सही हो जाएगा तो 20 नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब धामन सोडा बनाने की विधि तो देख लेते हैं क्या है। क्या होता है, जब कास्टिक सोडा मतलब NaOH, जब कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो Na2CO3 इंटू 10H2O का विलयन प्राप्त होता है तथा वाष्पन के बाद ही इसका निर्माण होता है Na2CO3 इंटू 10H2O का, ठीक है। तो क्या है कि जब कास्टिक सोडा मतलब NaOH के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O का विलयन प्राप्त होगा हमें, तथा जब इसका वाष्पन हो जाएगा तो हमें ये धामन सोडा भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ आगे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। Na2
Na2 और यहाँ का एक C इसके साथ लेंगे Na2CO3 Na2CO3 और यहाँ पे हमारा O भी 2 है और H भी 2 है। तो एक सेकंड, इस 2 को तोड़ेंगे तो एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, तो एक को इसके साथ भेज देंगे, ठीक है। और Na2CO3 हो जाएगा। बाद में हमारा H2 है और O एक हो जाएगा, तो मतलब प्लस में H2O, ठीक, हमारा ये बन गया। तो फिर से देख लेते हैं। जब कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें Na2CO3 × 10H2O का विलयन प्राप्त होगा। इसका हमें विलयन प्राप्त हुआ है और वाष्पन के बाद Na2CO3 × 10H2O का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे धामन सोडा के उपयोग। धामन सोडा का उपयोग होता है कहाँ? धामन सोडा का उपयोग तो क्या है? इसका उपयोग साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका धामन सोडा का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग कपड़े धोने में भी किया जाता है। धामन सोडा का उपयोग कपड़े धोने में भी किया जाता है, घर की साफ सफाइयों में भी किया जाता है और इसका उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। कागज तथा कपड़ा बनाने के उद्योगों में भी किया जाता है। धामन सोडा का उपयोग कागज और कपड़ा बनाने के उद्योगों में भी किया जाता है, ठीक है। अब हम इसके गुण देखते हैं, मतलब गुण, धामन सोडा के गुण। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, इसका गुण, धामन सोडा का जो गुण है वो है कि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड मतलब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 से कराने पर बेरियम कार्बोनेट का निर्माण होता है तथा NaCl बाहर निकल जाता है। कह रहा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की क्रिया BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड से कराने पर NaCl बाहर निकल जाता है और बेरियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बेरियम कार्बोनेट का, क्लोराइड नहीं सॉरी कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। तो हमारे पास Na+Cl-, तो इन दोनों की क्रिया होगी, ठीक है, ठीक, इन दोनों की क्रिया होगी, हाँ, इन दोनों की क्रिया होगी तो 2NaCl हो जाएगा और तब बाद में हमारा ये बचेगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम कार्बोनेट का भी निर्माण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? BaCO3, ठीक है, BaCO3 प्लस NaCl हमारा बाहर हो गया। ये इसका पहला गुण है। उसके बाद कह रहा है सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का साबुन, सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का साबुन, सोडियम कार्बोनेट कहने का मतलब इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है ना, तो वही कह रहा है कि धामन सोडा को कपड़े धोने का साबुन भी कहा जाता है और इसको सोडा एश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
अगर हम धामन सोडा में कहें कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, एक हेडिंग बना लेते हैं धामन सोडा के लिए कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तो क्या होगा, जब NaCl की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 तो जब NaCl की क्रिया H2SO4 से कराएंगे, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इससे कराते हैं तो HCl बाहर निकल जाता है और सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। तो हमारा यहाँ पे H कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा H प्लस में और Cl माइनस में, तो इसकी हम क्रिया करा लेंगे इसको। फिर हमारा NaSO4 बचेगा और जो हमारा H2HCl हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी पूरा बैलेंस नहीं हुआ है, यहाँ पे जो हमने लिख दिया है ये गलत है, ये NaCl है, ये H2SO4 है। तो अगर हम इसको निकालेंगे बाहर तो हमारे पास हाइड्रोजन तो 2 रहेगा लेकिन Cl 1 रहेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा H2Cl। तो ऐसा कहीं होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नहीं, तो हम Na के आगे 2 लगाएंगे, तब हमारा बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ Na के आगे 2 लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा Na2SO4 और प्लस में 2HCl, ठीक है। Na2SO4 और 2HCl, इसका हमारा निर्माण होगा, ठीक है। अब हमारा धामन सोडा खत्म हुआ, ठीक है। इसका अभी हम किससे कराए हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराए हैं। किसका कराए हैं, सोडियम क्लोराइड की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए हैं। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से कराएंगे तो तब भी हमारा HCl बाहर हो जाएगा। दिखा रहे हैं सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से कराने पर, तो हमारा हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से एक H हम ले लेंगे, ठीक है, एक H माइनस एक H प्लस, ठीक है। तो ये हमारा प्लस होगा तो प्लस की हमारी माइनस होगी, ठीक है, और O के साथ होगी, ठीक। तो हमारा हो जाएगा NaOH। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, एक हमारे यहाँ पे 2 H है, तो हम इसमें से एक H हमारा प्लस में होगा एक माइनस में होगा, हम जब इसको तोड़ेंगे तब, तो हमारा एक H NaOH हो जाएगा और एक H HCl के साथ चलाएगा, Cl भी हमारा अकेले, H भी हमारा अकेले, इसलिए तो NaOH, ठीक है, NaOH प्लस HCl, ठीक। बस अब ये हो गया। अब हमारी एकदम अच्छी टॉपिक, 2 टॉपिक और बचा है, वो है, अगला टॉपिक है विरंजक चूड़। विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ हमारा क्या होता है, अब इसका भी हमें अणुसूत्र और रासायनिक नाम अच्छे से जानना होगा, ठीक है। विरंजक चूड़, विरंजक, ये हमारा है विरंजक, भाई मार कर नहीं चल रहा है, इंक खत्म हो गया शायद, ठीक। अब दिख रहा है ना, विरंजक चूड़, ठीक है। विरंजक चूड़
का जो अणु सूत्र है और रासायनिक नाम, विरंजक सूत्र का, विरंजक चूर्ण सॉरी, उसका अणु सूत्र और रासायनिक नाम। तो इसका अणु सूत्र है CaOCl2। इसका जो हमारा अणु सूत्र है वो है CaOCl2 और जो हमारा रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। अच्छा बताइए बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। अभी इसके बनाने की जो विधि है उसमें CaOH का होल ट्वाइस मतलब कि बुझे चूने का काम लगेगा। अणु सूत्र क्या है? CaOCl2 और इसमें है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसकी बनाने की विधि है। ये सब अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। तो विरंजक चूर्ण हमारा क्या है? इसको इसकी बनाने की विधि, जब बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस मतलब Cl2, जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यह Na के जलीय विलयन से विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या बोला है? जब बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस, बुझे हुए चूने जब बुझे हुए चूने पर Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे, वो भी Na के जलीय विलयन के रूप में Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस, इस पे करेंगे Cl2 गैस प्रवाहित, यहाँ पे Na, तो हमारा बन जाएगा CaOCl2 यहाँ पे बन जाएगा CaOCl2 प्लस, देखो यहाँ पे देखो हमारा जो OH है वो 2 है, O भी 2 है और H भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे OH का 2 लिखा है। ये नहीं लिखा है कि 2 CaOH, ऐसा नहीं। CaOH का होल ट्वाइस, तो इसका मतलब केवल मतलब कैल्शियम अकेले होगा और OH 2 होगा। ठीक है। तो इसमें Cl2 है तो हम लोग यहाँ से एक O लेंगे, तो इसके पास एक O और 2 H बचेगा। तो जब हम CaO ले लेंगे तो यहाँ पे Cl2, तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। अब हमारा आखिरी में बनेगा हमारा 2H और एक O बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे H2O। ठीक, अब ये हमारा खत्म हो। अब विरंजक चूर्ण के गुण क्या होते हैं? विरंजक चूर्ण का जो गुण है, विरंजक चूर्ण या एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है जिसमें Cl2 की गंध आती रहती है, मतलब जिसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है। और फिर क्या है, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर
हाँ, जब हम CaOCl2 को जल में घोलकर गर्म करते हैं तो हमारा क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाता है, जिससे इसका जलीय विलयन सफेद हो जाता है। ठीक है, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके Cl2 गैस निकालता है। यह जो है तनु अम्लों के साथ क्रिया करेगा और Cl2 गैस निकालेगा। ठीक है, अब इसके उपयोग क्या है? गुण तो हमने पढ़ लिया। अब ब्लीचिंग विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर के जो गुण हैं वो ये है कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का मतलब विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और इसका गंदगी के रूप में मतलब ऑक्सीकारक गंदगी के रूप में मतलब इसको गंदगी के रूप में भी काम किया जाता है, इसका उपयोग पड़ता है। चीनी को सफ़ेद करने में, गंदगी मिटाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद चीनी को सफ़ेद करने में, चीनी को सफ़ेद करने में, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, उसके बाद सूती कपड़े का रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारी एकदम लास्ट रीडिंग आएगी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अम्ल पढ़ाए, क्षार पढ़ाए, सूचक, पीएच क्या होता है, पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच परास क्या होता है, उसके बाद फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर, थामन सोडा, बेकिंग सोडा, उदासीनीकरण, ये सब आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा से पढ़ा दूँगी। ठीक है, उसके बाद अब हमारी अगली जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। देखते हैं हमारा POP होता क्या है। देखो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP भाई मेरा मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक, POP हमारा क्या होता है? POP का अणुसूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। मार्कर ही नहीं चल रहा है, चलो ऐसे समझ लो, CaSO4 × 12H2O। ठीक है, ये हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। CaSO4 × 12H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही मतलब इसका अणुसूत्र और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। CaSO4 × 12H2O को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसका निर्माण जिप्सम से होता है। ठीक है, अब जिप्सम क्या होता है तो बनाने की विधि में देखते हैं। जिप्सम और जिप्सम का सूत्र भी याद रखना जरूरी है क्योंकि जिप्सम का सूत्र भी पूछा जाता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। और हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 12H2O। ठीक है, और हमारे जो जिप्सम का ये दोनों कंफ्यूज करता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में 12H2O होता है और जिप्सम में 2H2O होता है। ठीक है, देखो बनाने की विधि में कहते हैं जिप्सम CaSO4 × 2H2O को 100 डिग्री 273 केल्विन तक गर्म करते हैं। 100 डिग्री और 273 केल्विन तक गर्म करते हैं, तब जिप्सम पानी के कुछ अणु को त्याग कर POP में बदल जाता है। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन के ताप पर गर्म करते हैं, तब जाके जिप्सम पानी के कुछ टुकड़ों के कुछ अणु को त्याग कर हमारा POP का निर्माण करता है। ये है हमारा POP के निर्माण विधि। ठीक है, तो CaSO4 ठीक है
अब हमारा पीओपी का जो गुण है वो क्या होता है? पीओपी एक सफेद रंग के जल में अल्प विलेय चूर्ण है। पीओपी एक सफेद रंग का जल में अल्प विलेय चूर्ण है। उसके बाद जब पीओपी का जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिप्सम, जब पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O का जब हम जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो इस प्रक्रिया को पीओपी का जमना कहा जाता है। अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम प्राप्त होता है और इसे ही पीओपी का जमना कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे जो उपयोग है पीओपी के वो क्या है? सजावटी सामान में किया जाता है, खिलौने में किया जाता है, गमले तथा बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। पीओपी का उपयोग सजावटी मतलब कहीं किसी के घरों में जहाँ पंखा लगता है उसके ऊपर ऐसे फूल बना होता है, कोई फूल बना होगा बड़ा अच्छा, उसी में मतलब पंखा लगा होता है उसी के नीचे, तो जो वहाँ पे फूल या कोई भी आकृति बनी होती है ऊपर, तो वही हमारा जो वो पीओपी होके ही बनता है, पीओपी किया जाता है तब बनता है। ठीक है। उसके बाद हाँ, ये जो हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो जो प्लास्टर लगता है वो उसके लिए भी काम आता है। किसी सतह को चिकना बनाने में भी पीओपी का काम आता है। किसी सीमेंट बनाने में सीमेंट में उसे मिलाने पर सीमेंट के जमने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा पीओपी था। पीओपी का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O और इसका पीओपी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। और उसके बाद जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है। और इसके उपयोग भी हमने अच्छे से पढ़ लिए, गुण भी पढ़ लिए, बनाने की विधि भी पढ़ ली, खूब अच्छे से पढ़ लिया। अम्ल क्षार, उदासीनीकरण सूचक, पीएच पर परास, पीएच क्या होता है, पीएच पैमाना क्या होता है, धामन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ये सब पीओपी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और आज हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। और लेकिन हम दूसरे चैप्टर पहले चैप्टर का दोनों का मतलब पहले चैप्टर का तो रासायनिक समीकरण जो हिंदी में दिया रहता है, जैसे जिंक सल्फेट लिखा रहेगा, तो उसका हमें ZnSO4 ऐसे करके खुद से करवाना रहता है क्रिया, वो वाला हम 1 शॉट बनाएंगे। उसके बाद फिर इसमें बहुत सारे जैसे साइट्रिक अम्ल और भी बहुत सारे अम्ल हैं कि ये सब कहाँ पाए जाते हैं ये सब, और नींबू का, जल का, इन सब का पीएच मान कितना होता है, इन सब का दूसरे चैप्टर का और पहले चैप्टर का 1 शॉट जरूर बनाऊंगी, लेकिन पहले ये चारों चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद। ठीक है। और थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है। थैंक यू।